Hello everyone, welcome to AnthroWord Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic research methods in anthropology या पेपर 1 का टॉपिक नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथड के इंट्रोडक्शन के बारे में, फील्ड ट्रेडिशन, रोल ऑफ फील्ड वर्क मेथड इन थ्योरी बिल्डिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेक्निक मेथड एंड मेथडोलॉजी और टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल्स, क्वेश्चनायर, केस स्टडी, जेनोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेटरी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फील्ड वर्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फील्ड वर्क एक टेक्निक होता है डेटा कलेक्शन का और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। जो फील्ड वर्क होता है यह एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें रिसर्चर थ्रू आउट द रिसर्च वहाँ रहता है विद द नेटिव पीपल, जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों के साथ रहता है। वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। जिस हिसाब से नेटिव सोच के कोई भी काम कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को उसी हिसाब से ऑब्जर्व करता है, डेटा कलेक्ट करता है विदाउट एनी इथनोसेंट्रिक बायस। वो कोई भी बायस नहीं रखता है जब वो डेटा कलेक्शन करता है। मीन्स कि वो अपने कल्चर के हिसाब से किसी भी चीज़ को बायस नहीं करता है। जो कल्चर जिस हिसाब से एग्जिस्ट करता है वो उसी हिसाब से उसको ऑब्जर्व करता है और डेटा कलेक्ट करता है और उस डेटा को अरेंज करता है इन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क। तो ये होता है फील्ड वर्क। जो फील्ड वर्क का क्रेडिट जाता है वह जाता है मालिनोवस्की को, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न फील्ड वर्क ट्रेडिशन के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन किया था। इन्होंने स्टडी किया था ट्रोब्रियान आइलैंडर ऑफ न्यू गिनी के बारे में। जो फील्ड वर्क के अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें हैं रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिटिचार्ड, मॉर्गन, टाइलर और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फील्ड वर्क ट्रेडिशन के बारे में। तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन फ्रांस बोआज, हैडन, W.H. रिवर, सेलिंगमैन के साथ शुरू हुआ था और फुल मोमेंटम हुआ था विद द मालिनोवस्की एंड द रेडक्लिफ ब्राउन। मीन्स कि जो फ्रांस बॉयज़, हैडन या W.H. रिवर, सेलिंगमैन हैं, इन लोगों ने इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था, बट इस ट्रेडिशन का फुल मोमेंटम मिला था मालिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के फील्ड वर्क के साथ। फ्रांस बॉयज़ ने फील्ड वर्क मेथोडोलॉजी को फाउंड किया था बाय अटेम्प्टेड टू सेट अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ द रिसर्च इन द एंथ्रोपोलॉजी। तो इन्होंने एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी को सेट किया था और इन्होंने मेंटेन किया था कि यह ज़रूरी था कि जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वह सफिशिएंट होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर कल्चर बिफोर गिविंग एनी जनरल लॉ ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट। तो अगर हम कोई भी जनरल लॉ बना रहे हैं किसी भी कल्चर के बारे में, तो इसके पहले हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। और इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको हर कल्चर को स्टडी करना चाहिए उनके प्रेजेंट और हिस्टोरिकल फॉर्म्स में, और ये ध्यान रखना चाहिए जब ये डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हों। मीन्स कि हर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यह ध्यान रखना चाहिए जब भी वो किसी भी कल्चर के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हों कि वो उनके प्रेजेंट और उनके हिस्टोरिकल दोनों ही फॉर्म्स को कंसीडर करें। सिस्टमैटिक फील्ड सर्वे शुरू हुआ था विद द वर्क ऑफ फ्रांस बोआज ऑन द बैफिन आइलैंड एंड ब्रिटिश कोलंबिया इन 1833। तो जो सिस्टमैटिक फील्ड सर्वे शुरू हुआ था वो फ्रांस बोआज के वर्क के साथ शुरू हुआ था और इन्होंने बैफिन आइलैंड और ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी किया था 1833 में। उन्होंने स्क्विमोज पे अपना रिसर्च किया था जो कि नॉर्दर्न कनाडा में रहते थे और क्वाकितल इंडियंस जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे रहते थे। तो इन जगहों पे फ्रांस बोआज ने फील्ड वर्क किया था। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था कि हर कल्चर जो है यूनिक है और अगर कल्चर्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो यह बेस्ट एक्सप्लेन करती हैं कि कल्चर एक्सचेंज जो है हुआ है वहाँ पे। मीन्स कि अगर एक कल्चर और दूसरे कल्चर के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, इसका मतलब ये है कि उन कल्चर्स के बीच में कुछ फैक्ट्स का एक्सचेंज हुआ है और इसे बोलते हैं कल्चर एक्सचेंज। और यह वेल नोन है विद द नेम हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म।
जिसके थ्रू बोयस ने पॉइंट किया था डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन कल्चर एंड ऑब्जेक्ट्स टू इवोल्यूनिस्ट अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट द ग्रैंड स्कीम ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट। तो यह हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। बोयस ने डिनाइड किया था कि कोई भी कल्चर ज़्यादा लॉजिकल, रेशनल या सिविलाइज नहीं होता है किसी और से। उनकी थेसिस थी कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म है वो क्लियरली स्टेट करता है कि एक कल्चर को उसके अपने स्टैंडर्ड और वैल्यू के हिसाब से जज करना चाहिए, ना कि इन्वेस्टिगेटर को अपने कल्चर के हिसाब से जज करना चाहिए। जो बॉस की मेथडोलॉजी है वो इंक्लूड करती है कि स्टडी ऑफ द लोकल हिस्ट्री। तो जो भी ग्रुप की स्टडी कर रहे हो उनकी लोकल हिस्ट्री को स्टडी करना, और बहुत लोकल एंड द ओरल हिस्ट्री। तो इन दोनों हिस्ट्री को, लोकल और ओरली दोनों जो एग्जिस्ट करती हैं, लॉन्ग स्टे विद द लोकल्स होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज सीखनी चाहिए जिनके बीच में स्टडी हो रही है, और रिस्पोंडेंट का रोल फील्ड वर्क में होना चाहिए। तो इस तरीके से फील्ड वर्क का फाउंडेशन एंथ्रोपोलॉजी में डालने के लिए फ्रांस बोयस को रिमेंबर किया जाता है, पर्टिकुलरली इन द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अब हम दूसरे स्टडीज़ को देखते हैं। तो टोरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन हुआ था 1898 में, और ये सेम उसी लाइन पे हुआ था जिस लाइन पे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था। ये स्टडी जो है वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया था, और इन्होंने भी नेटिव पीपल का स्टडी करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर हैडन के लीडरशिप में एक फील्ड वर्क कैरी किया गया था टोरस स्ट्रेट आइलैंड में 1898 में, जिसमें WHR रिवर और सेलिंगमैन ने प्रोपाउंड किया था मैजिको रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज अमंग द नेटिव। तो मैजिको रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया गया था WHR रिवर और सेलिंगमैन के द्वारा। मैजिको रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज क्या है कि किसी भी डिसीज़ का एक रिलेशन उनके कल्चर से रिलेटेड है। रेडक्लिफ ब्राउन का स्टडी था अंडमान आइलैंडर में, जो कि 1906 टू 1908 के बीच में हुआ था, और यह एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा पहला अटेम्प्ट था कि वो इन्वेस्टिगेट करे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से किसी भी प्रिमिटिव सोसाइटी को, और वह डिस्क्राइब करे कि लोगों के सोशल लाइफ को इस तरीके से टू ब्रिंग अबाउट द क्लियरली व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन इट फॉर द सोसाइटी, कि किसी भी सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंट है लोगों के सोशल लाइफ में। इन दिस रिस्पेक्ट इट हैज़ परहैप्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजी देन द टोरस स्ट्रेट फील्ड वर्क। तो ये शायद एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी के हिस्ट्री में एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस था एज कम्पेयर टू द टोरस स्ट्रेट फील्ड वर्क। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन का स्टडी था अंडमान आइलैंडर में। मलिनोवस्की ने अपना फील्ड वर्क किया था ट्रोब्रियार आइलैंड में, और ये एक स्टेप और आगे बढ़े थे। ही वॉज मोर थ्रू द फील्ड वर्क एंड द रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये एक स्टेप आगे थे रेडक्लिफ ब्राउन से। इन्होंने ना सिर्फ एक लॉन्गर पीरियड स्पेंड किया लोगों के बीच में बिटवीन 1914 टू 1918, बल्कि इन्होंने नेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया ड्यूरिंग हिज स्टडीज़। तो इस तरीके से ये एक लॉन्गर पीरियड तक लोगों के बीच में रहे, नेटिव पीपल्स के साथ में रहे थे, और इन्होंने नेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया था, जो कि इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। अब हम देखते हैं रोल ऑफ फील्ड वर्क इन द थ्योरी बिल्डिंग। फील्ड वर्क का क्या रोल है थ्योरी बिल्डिंग में। तो थ्योरी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज अ जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन द एथनोग्राफिक फैक्ट्स। तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरी होते हैं वो एक जनरलाइजेशन होता है जो कि एथनोग्राफिक फैक्ट्स पे होता है, जो रिसर्चर्स डेटा कलेक्ट करते हैं, और इस तरीके से जो थ्योरी का रिलेवेंस या एक्यूरेसी होता है वो उसके फैक्ट्स के वॉल्यूम और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशंस होती हैं, थ्योरी जो है वो मॉडिफाइड होता है, रिफ्यूटेड होता है, कंफर्म्ड होता है। तो इस तरीके से फील्ड वर्क का ये रोल होता है। थ्रू द फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन ऑब्जर्व, पार्टिसिपेट इन
and document the daily lives, customs, beliefs and the practices of the people they study. तो फील्ड वर्क के थ्रू एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं लोगों के डेली लाइफ को, कस्टम्स को, बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को जो लोग फॉलो करते हैं जब वो स्टडी करते हैं। वो डेटा को और भी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें पार्टिसिपेंट खुद प्रेजेंट रहता है वहाँ पे, इंटरव्यूज़ के थ्रू, सर्वेज के थ्रू और बहुत सारे मेथड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। और यह डेटा प्रोवाइड कराता है किसी भी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के डेवलपमेंट के फाउंडेशन को। फील्ड वर्क जो है यह एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अलाउ करता है टू चैलेंज एंड रिफाइन द एग्जिस्टिंग थ्योरीज। वो कैसे? बाय इंगेजिंग इन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर सब्जेक्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन टेस्ट एंड वैलिडेट द एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो जब कोई भी एग्जिस्टिंग अगर थ्योरी है, तो जब भी कोई भी रिसर्चर किसी भी सोसाइटी में जाता है स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और वह टेस्ट कर सकता है किसी भी प्रीवियस थ्योरीज़ को जो उस सोसाइटी से रिलेटेड हो, और वो वैलिडेट कर सकता है कि प्रीवियस थ्योरी करेक्ट है या नहीं है। और वो अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसे मॉडिफाइड भी कर सकता है फॉर द बेटर फिट। सो इस तरीके से जो फील्ड वर्क है वो अलाउ करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को डेवलप द न्यू थ्योरीज एंड द पर्सपेक्टिव। इस तरीके से एंथ्रोपोलॉजिस्ट न्यू थ्योरीज और पर्सपेक्टिव को डेवलप करते हैं बाय इमर्जिंग देमसेल्व्स इन द डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। खुद को एक डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देख करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन गेन द न्यू इंसाइट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट न्यू इंसाइट और पर्सपेक्टिव गैदर कर सकते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर सोसाइटी दैट में चैलेंज द कन्वेंशनल विजडम एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से न्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैक्लेनन ने ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एट हिज डिस्पोजल मेड द सेवरल जनरलाइजेशंस। इन्होंने बहुत सारे जनरलाइजेशंस क्रिएट किए विच अंडरवेंट इधर मॉडिफिकेशन और डिसकन्फर्मेशन। तो इन्होंने बहुत सारे जनरलाइजेशन बनाए थे जो कि बाद में उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, कुछ इंफॉर्मेशंस थी जिसको डिसकन्फर्म किया गया विद द ग्रोथ ऑफ मोर एथनोग्राफिक डेटा। जैसे जैसे नए डेटा आते गए, नए नए रिसर्च होते गए, वैसे वैसे इनकी थ्योरीज़ में, इनकी जनरलाइजेशन थ्योरीज़ में मॉडिफिकेशंस और डिसकन्फर्मेशंस आते गए। फ्रांस बोआज ने कंडक्ट किया था फील्ड वर्क अमंग द इनुइट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने फील्ड वर्क कंडक्ट किया था, जहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था वेरिएशंस इन द लैंग्वेज, कल्चर्स एंड द फिजिकल फीचर्स अमंग द डिफरेंट इनुइट ग्रुप्स। तो इनुइट ग्रुप्स के, डिफरेंट इनुइट ग्रुप्स के बीच में लैंग्वेज, कल्चर और फिजिकल फीचर्स का वेरिएशन इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था और यह डेवलप किया थ्योरी ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म को। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट आया जो असर्ट करता है कि ईच कल्चर मस्ट बी अंडरस्टूड ऑन इट्स ओन टर्म्स, कि हर कल्चर को उसके अपने टर्म्स पे समझना चाहिए। मार्गरेट मीड ने फील्ड वर्क किया था समोआ में इन 1920s और इस फील्ड वर्क के थ्रू उन्होंने डेवलप किया थ्योरी ऑफ कल्चरल डिटर्मिनिज्म, जिसमें इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अपब्रिंगिंग या सोशलाइजेशन, ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के। तो ये थ्योरी ऑफ कल्चरल डिटर्मिनिज्म मार्गरेट मीड ने दिया। डेविड ग्रेबर का जो फील्ड वर्क था वह मलेगेसी पीपल ऑफ द मेडागास्कर के बीच में किया था 1990s में, और इन्होंने थ्योरी दिया था थ्योरी ऑफ द एवरीडे कम्युनिज्म, जो कि असर्ट करता है कि जो कम्युनिज्म है इन द सेंस ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज, म्यूचुअल एड, यह एक कॉमन फीचर है बहुत सारी सोसाइटीज़ में अराउंड द वर्ल्ड, जो कि नॉन कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ को भी इंक्लूड करता है। तो ये चीज़ डेविड ग्रेबर ने बताया था। अब हम यहाँ पे टेक्निक, मेथड और मेथडोलॉजी के बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे। तो जो एंथ्रोपोलॉजी में टर्म टेक्निक, मेथड और मेथडोलॉजी है, इनके डिस्टिंक्ट मीनिंग है
और इनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निक के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी में टेक्निक जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर या स्किल होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह टेक्निक जो है वो प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल हो सकता है एंड दे कैन बी यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। और ये जो टेक्निक्स हैं इनको वेराइटी ऑफ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। जो टेक्निक के एग्जांपल्स हैं इन द एंथ्रोपोलॉजी वो इंक्लूड करता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, सर्वेज और कंटेंट एनालिसिस को। अब हम देखते हैं मेथड्स को। तो एंथ्रोपोलॉजी में मेथड जो है वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है या टेक्निक होता है जो कि यूज़ किया जाता है रिसर्च में। सो मेथड्स होते हैं ये मोर स्पेसिफिक होते हैं दैन द मेथडोलॉजीज़, और यह रिसर्चर को प्रोवाइड कराते हैं विद द स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कि रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया जाए। अगर एग्जांपल लें तो एक जो एथनोग्राफिक मेथड होता है वह इंक्लूड कर सकता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को, इंटरव्यूज़ को, फील्ड नोट्स को। तो जो एक हिस्टोरिकल मेथड होता है वो यूज़ कर सकता है आर्काइवल रिसर्च, डॉक्यूमेंट एनालिसिस और ओरल हिस्ट्रीज़ को। तो ये मेथड के पार्ट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। मेथडोलॉजी को देखते हैं तो मेथडोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में रिफ़र करता है ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क। तो यह एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क या अप्रोच को रेफ़र करता है जो कि एक रिसर्चर के कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस को गाइड करता है। तो मेथडोलॉजीज जो है प्रोवाइड करती है रिसर्चर को विद द ब्रॉड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और द गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च। तो मेथडोलॉजी जो होती हैं वो यूजुअली थ्योरेटिकल होती हैं और इनको अक्रॉस द मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में ये इंक्लूड करता है एथनोग्राफी को, आर्कियोलॉजी को और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को। अगर हम इन चीज़ों की समरी करें तो टेक्निक्स जो होती हैं वह स्पेसिफिक स्किल या प्रोसीजर होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मेथड्स जो होता है वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। और जो मेथडोलॉजीज़ होती हैं ये ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क होता है जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स को गाइड करता है। तो ये रहा डिफरेंस। अब हम देखेंगे टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो वैरायटी ऑफ टूल्स यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्टिंग डेटा इन देयर रिसर्च, और इसमें से कुछ बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं? ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरव्यू होता है, शेड्यूल्स होते हैं, क्वेश्चन आयर होता है, केस स्टडी होता है, जेनियोलॉजी होता है, लाइफ हिस्ट्री होता है, ओरल हिस्ट्री होता है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और पार्टिसिपेटरी मेथड्स होता है। तो हम इन सारे टूल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक कॉमनली यूज डेटा कलेक्शन मेथड है एंथ्रोपोलॉजी में जो कि इन्वॉल्व करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, इंटरेक्शन एंड अदर फिनोमिना इन अ स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो यह एक बिहेवियर, इंटरेक्शन और अदर फिनोमिना जो होते हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग और एनालिसिस इन्वॉल्व करता है। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो दो तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर ग्रुप के एक्टिविटीज़ में पार्ट करता है जिसमें वो स्टडी कर रहा है, जबकि जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है वहाँ वह एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है एक्टिविटीज़ को। जो रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है ऑब्जर्वेशन में वो होता है कि केयरफुल ऑब्जर्व करना और डॉक्यूमेंट करना बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप विदाउट इम्पोजिंग देयर ओन कल्चरल वैल्यूज और बायसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो बिना किसी बायस के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और डॉक्यूमेंट करना। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो टिपिकली यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन को एज अ पार्ट ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च जो कि इन्वॉल्व करता है स्टडिंग अ पर्टिकुलर कल्चर इन डेप्थ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं।
तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च मेथड होता है जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है टू स्टडी द कल्चर्स एंड सोसाइटी बाय इमर्जिंग देमसेल्फ, खुद को इन्वॉल्व करके इन देयर डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल बीइंग स्टडीड। यह मेथड इन्वॉल्व करता है रिसर्चर को एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स ऑफ द कल्चर बीइंग स्टडीड वाइल ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। तो रिसर्चर यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उनकी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स में जब वो ऑब्जर्व कर रहा हो या डॉक्यूमेंट कर रहा हो उनके एक्सपीरियंसेस को। जो गोल होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी। तो वो एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर कल्चर और सोसाइटी के बारे में जो कि फर्स्ट हैंड होता है। और यह मेथड अलाउ करता है रिसर्चर को टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे नॉट बी विजिबल थ्रू द अदर रिसर्च मेथड्स। तो यह मेथड रिसर्चर को अलाउ करता है किसी भी कल्चर के सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को गैदर करने के लिए जो कि दूसरे रिसर्च मेथड्स के थ्रू विजिबल ना हो। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड वर्क होता है। इसके मेरिट्स क्या हैं? तो यह ग्रुप के नेचुरल बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्रेट डेप्थ की होती है क्योंकि वो खुद पार्टिसिपेट करता है। जो भी स्टेटमेंट्स मेंबर ऑफ ग्रुप के द्वारा दिए जाते हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है क्योंकि पार्टिसिपेंट खुद वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और यह रेयर ऑकरेंस ऑब्जर्वेशन होता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू इन्वॉल्व करता है आस्किंग क्वेश्चंस टू इंडिविजुअल्स और द ग्रुप्स ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करता है इंडिविजुअल्स से या ग्रुप ऑफ पीपल से और वह उनके एक्सपीरियंस, बिलीव्स और एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि लोग फेक करते हैं, मीन्स कि लोग कुछ इन्फॉर्मेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, लोग कुछ इन्फॉर्मेशंस को छुपा सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है ट्राई करते हैं कि कुछ फैक्ट्स को हाइड करने की अबाउट देयर कल्चर और उन्हें डिस्क्लोज ना करें जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है और उस रिसर्चर से शेयर ना करना जो कि एक दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ क्या होता है कि यह एक सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होता है और इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पूछा जाता है। एक फॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन होता है, इसमें लोग फॉर्मली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि एक सेट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिस्पॉन्सेज में, यह स्ट्रक्चर से फ्लेक्सिबल होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि ये मोर इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल होता है, ये बहुत ही इनफॉर्मल होता है और इसमें लोग काफ़ी फ्रीली नॉलेज शेयर करते हैं और इसमें भी कोई भी प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरव्यू का? यहाँ पे आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स का एक्सचेंज होता है। किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो होता है कि एक बिहेवियरल रिलेशंस होता है और एक्सप्लेनेशन होता है फॉर द पर्टिकुलर बिहेवियर। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं इसके ऑब्जेक्टिव में। और यहाँ पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा का कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मीन्स की टेक्निक्स क्या होते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यूअर को ओपन माइंडेड होना चाहिए विदाउट एनी प्री ऑक्यूपेशन। एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ, जिसके साथ इंटरव्यू लेना है उससे पहले इंटरव्यूअर को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए जिससे कि वो कंफर्टेबल हो सके। एक प्रॉपर रैपर्ट होना चाहिए। रैपर्ट क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का, जो कि रिसर्च और रिसर्च पार्टिसिपेंट के बीच में क्रिएट होता है। जो फोकसिंग अटेंशन होना चाहिए वो स्टडी के कुछ सेलिएंट पॉइंट्स पे होना चाहिए। जो इंटरव्यूअर होगा उसको पेशेंटली सुनना चाहिए कि जो इंटरव्यू है वो क्या बोल रहा है
और कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। यह इंटरव्यू शेड्यूल्ड होना चाहिए और जो इंटरव्यू गाइड बनाया गया है उसके बेस पे ही इंटरव्यू होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनायर और शेड्यूल के बारे में। दोनों ही पॉपुलरली यूज्ड मेथड्स हैं। दोनों ही मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू गैदरिंग अ वैरायटी ऑफ डेटा, और इनका यूज़ किया जा चुका है फॉर द पर्सनल प्रेफरेंसेस, सोशल एटीट्यूड, बिलीव्स, ओपिनियंस एंड बिहेवियर पैटर्न्स के लिए, ग्रुप प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स और बहुत सारे डेटा के लिए। क्वेश्चनायर और शेड्यूल जो हैं वो बेनिफिशियल हैं एज द सप्लीमेंट्री एंड द एक्सटेंडिंग डिवाइसेस इन द ऑब्जर्वेशन, इन इंटरव्यूज़ एंड इन इवेल्युएटिंग द पर्सनल बिहेवियर एंड द सोशल सिचुएशन। तो इस तरीके से ये एक बेनिफिशियल हैं एज द सप्लीमेंट्री एंड द एक्सटेंडिंग डिवाइसेस, और ये स्टैंडर्डाइजिंग भी करते हैं और ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ऑब्जर्वेशंस को और इंटरव्यूज़ को, और इस तरीके से यह एक टाइम पे एक एलिमेंट को आइसोलेट करते हैं। इस तरीके से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। अब इनके डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चनर जो होता है वो जनरली एक मेल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को लोगों के बीच में भेजा जाता है और फिर वो लोग उन क्वेश्चंस का रिस्पांस देते हैं थ्रू द मेल। तो क्वेश्चनर जो है जनरली मेल के थ्रू भेजा जाता है, और जो शेड्यूल होता है ये जनरली रिसर्चर खुद वहाँ पे जा कर के लोगों के बीच में और उसे फील्ड करता है जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को। जो क्वेश्चनर होता है उसके थ्रू डेटा कलेक्शन जो होता है वो रिलेटिवली चीप होता है, क्योंकि सिर्फ एक मेल भेजना होता है और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। लेकिन शेड्यूल जो होता है वो रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव होता है। शेड्यूल जो होता है वो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे रिसर्चर इन्फॉर्मेंट के साथ बैठता है और क्वेश्चनर को पढ़ता है और उनके आंसर्स को नोट करता है। जबकि क्वेश्चनर जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, मेल के थ्रू चीज़ें भेजी जाती हैं और उसका रिस्पांस भी मेल के थ्रू आता है। तो जो क्वेश्चनर होता है उसमें नॉन रिस्पांस जो है वो यूजुअली होता रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ही होता रहता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को बिना आंसर किए हुए भेज देते हैं, जबकि शेड्यूल में जो नॉन रिस्पांस है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो रिसर्चर के द्वारा खुद भरा जाता है और जो केबल होता है सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स को पाने के लिए। क्वेश्चनर में ये हमेशा क्लियर नहीं होता है कि किसने रिप्लाई किया है, लेकिन शेड्यूल में ये आइडेंटिफाई होता है कि रिस्पोंडेंट कौन है। जो क्वेश्चनर मेथड होता है वो बहुत ही स्लो मेथड होता है, क्योंकि बहुत सारे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो विद इन टाइम पीरियड क्वेश्चंस का रिस्पांस नहीं देते हैं, लेकिन शेड्यूल में टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चनर मेथड जो है इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट। जब रिस्पोंडेंट लिटरेट हो, कोऑपरेटिव हो, तभी क्वेश्चनर मेथड काम आता है। लेकिन शेड्यूल में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, रिस्पोंडेंट इलिटरेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसर्चर नोट करता है। क्वेश्चनर होता है इसमें इनकम्प्लीट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल। अब हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी मेथड के बारे में। तो केस स्टडी मेथड जो है वो कि रिसर्च मेथडोलॉजी होता है जो कि इन्वॉल्व करता है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग डेटा थ्रू द वेरियस सोर्सेज सच एज द इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड द आर्टिफैक्ट्स। और ये जो कलेक्टेड डेटा होते हैं ये कलेक्शन के बाद एनालाइज्ड होते हैं और बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू होते हैं, जैसे कोडिंग, कैटेगराइजेशन एंड द थीमेटिक एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, थीम्स एंड इंसाइट दैट इमर्ज फ्रॉम द डेटा। तो इस तरीके से केस स्टडी में पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद से उसका एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके पैटर्न्स, थीम्स, इंसाइट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस मेथड को सबसे पहले यूज़ किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। डॉक्टर विलियम हेले, कोरड बोयस, AR रेडक्लिफ, ऑस्कर लेवाइस ये स्कॉलर्स थे जो कि इस मेथड का यूज़ किए थे। जो केस स्टडीज़ मेथड होता है
यह एक पर्सन की कंप्लीट पर्सनालिटी को कंटेन करता है और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है द परफेक्ट टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल मटेरियल, और एक परफेक्ट सोशियोलॉजिकल मटेरियल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो रिसर्चर कैन टेक वन सिंगल यूनिट और मोर और इवन द सिचुएशन फॉर द स्टडी। तो रिसर्चर जो है एक सिंगल यूनिट या उससे ज़्यादा यूनिट्स को ले सकता है और या सिचुएशंस को ले सकता है फॉर द स्टडीज़। जो सिलेक्टेड यूनिट होता है उसका कंप्रहेंसिव स्टडी होता है। जो कंप्लीट स्टडी ऑफ सोशल यूनिट होता है वो सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जो केस स्टडी होता है ये मोर क्वालिटेटिव होता है देन द क्वांटिटेटिव, तो ये ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है। एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं वो किस चीज़ के लिए? म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप ऑफ द कैजुअल फैक्टर्स। तो इस म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द यूनिट को डायरेक्टली स्टडी किया जाता है। तो इस तरीके से जो केस स्टडी है वो रिजल्ट देता है फ्रूटफुल हाइपोथेसिस का अलोंग विद द डेटा विच मे बी हेल्पफुल इन द टेस्टिंग देम। तो यहाँ पे एक फ्रूटफुल हाइपोथेसिस होता है और जब डेटा को इससे मैच किया जाता है तो ये इनके टेस्टिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो केस स्टडी इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन नेचर। तो यह ह्यूमन नेचर के यूनिफॉर्मिटी एजम्पशन पे होता है। अब हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं कि केस स्टडी डिपेंड्स आवर परसेप्शन एंड गिव्स अस अ क्लियर इंसाइट इनटू द पर्सनालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो यह अपने परसेप्शन को डिपेंड करता है और एक क्लियर इंसाइट देता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्सनालिटी में। थ्रू द केस स्टडी रिसर्चर कैन ऑब्टेन अ रियल एंड इनलाइटेंड रिकॉर्ड ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। केस स्टडीज़ के थ्रू रिसर्चर जो है वो रियल और इनलाइटेंड रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्टेन करता है। यह मेथड एनेबल करता है रिसर्चर को टू ट्रेस आउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द सोशल यूनिट। उसके नेचुरल सोशल यूनिट के नेचुरल हिस्ट्री को ट्रेस करने में और उनके रिलेशनशिप के बारे में विद द सोशल फैक्टर्स एंड द अदर फोर्सेस इन्वॉल्व इन इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो इंटेंसिव स्टडी होता है सोशल यूनिट का वो अदर मेथड्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे रियल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यू रिसर्च प्रॉब्लम्स को रिवील करता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यह सेल्डम जो है वो कंपेरेबल होता है। ये प्रोसेस जो है मोर सब्जेक्टिव होता है। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और इसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो करेक्ट सैम्पलिंग ऑफ फॉर द केस स्टडीज़ है वो पॉसिबल नहीं होता है लार्ज सोसाइटीज़ में, और इस तरीके से यह मेथड जो है वो ऑल सर्कमस्टेंसेस में सूटेबल नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जीनोलॉजी के बारे में। तो यह मेथड जो है वो WHR रिवर के द्वारा इन्वेंट किया गया था ड्यूरिंग हिज टॉरेस स्ट्रेट एक्सपेडिशन, लेकिन यह फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था LH मॉर्गन के द्वारा ऑन द इरोक्वेस आइलैंडर्स। तो जेनोलॉजी रिफ़र करता है टू पेडिग्री और द सिस्टमैटिक नरेशन ऑफ फैमिली ट्री। एक पेडिग्री बनाना या फिर एक सिस्टमैटिक नरेशन एक फैमिली ट्री का, शोइंग ऑल द रेमिफिकेशन ऑफ किनशिप लिंकेज, किनशिप टर्म्स, किनशिप यूसेज एंड द सक्सेशन। इस फैमिली ट्री में सारे किनशिप लिंकेज, किनशिप टर्म्स, किनशिप यूसेज और सक्सेशन को डिनोट किया जाता है। तो यह इलिटरेट पीपल के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेनोलॉजी का यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस को समझने में यूज़ करते हैं, बिलीव्स को समझने में यूज़ करते हैं, उनके वैल्यूज़ को समझने में यूज़ करते हैं, जो कि उनकी फैमिली और कम्युनिटी रिलेशनशिप को शेप करता है। जेनोलॉजी अलाउ करता है रिसर्चर्स को टू स्टडी द डायनामिक्स ऑफ द किनशिप। जो किनशिप के डायनामिक्स हैं, जो रिलेशन चेंजेस या जो रिलेशन का इंटर रिलेशन है, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग द पैटर्न्स ऑफ द इनहेरिटेंस, मैरिज एंड डिसेंट। तो जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, मैरिज है, डिसेंट है, इसको यूज़ करके किनशिप के जो डायनामिक्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी स्टडी करने में यह रिसर्चर्स को हेल्प करता है।
Genealogy is particularly useful in the study of societies that have the complex social structures. तो पर्टिकुलरली उन सोसाइटीज़ को स्टडी करने में ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि जहाँ पे पोलीगॉमी प्रैक्टिस की जाती है, या जिनका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ऑफ क्लैन या लीनेज रिलेशनशिप। और इस तरीके से ये इनके बीच में एक जीनोलॉजिकल कनेक्शन को मैप करता है और उनकी सोशल हायरार्कीज़ और पावर डायनामिक्स को मेंटेन किया जाता है और रिप्रोड्यूस किया जाता है। ये होता है जेनोलॉजी में। अभी इनके फंक्शनल वैल्यूज़ को देख लेते हैं। तो यूज़ होता है इन द रेगुलेशन ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन ऑफ द चिप्सटेनशिप। तो इन चीज़ों में इसका यूज़ होता है। दिस सेंसस इज यूज हेल्पफुल फॉर द सोशोलॉजिकल वर्क एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेशंस ऑन द पॉपुलेशन एंड द माइग्रेशन। तो ये सोशोलॉजिकल वर्क जो कि पॉपुलेशन और माइग्रेशन को भी इंक्लूड करता है। ऑन द ओकेजन्स ऑफ सेरेमनीज, जो कि बर्थ, मैरिज एंड डेथ। तो जेनोलॉजिकल डेटा रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। जो वाइटल स्टेटिक्स होती है, मीन्स की टू नो द डेमोग्राफिक पैटर्न, पेडिग्री एनालिसिस टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके स्टेटिस्टिक्स को समझना, उनके डेमोग्राफिक पैटर्न या पेडिग्री एनालिसिस को समझने में ये काफ़ी हेल्प करता है। मेथडोलॉजी क्या होती है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ईगो के थ्रू गैदर किया जाता है। ये ईगो पर्सनल ईगो वाली ईगो नहीं है। ये ईगो होता है कि एक इंडिविजुअल होता है जिसका फैमिली कनेक्शन और रिलेशनशिप ट्रेस किया जाता है। तो ईगो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी फैमिली ट्री को मैप करने के लिए, या उसके जेनोलॉजिकल कनेक्शंस को समझने के लिए, या उसके रिलेशनशिप को समझने के लिए विद इन अ फैमिली। तो ये होता है ईगो। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि यह इंक्लूड करता है नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, देयर एज, सेक्स एंड द मैरिटल स्टेटस। इसमें जो ट्रायंगल होता है, ये सिंबल जो होता है ये एक मेल के लिए होता है, और जो सर्कल होता है यह एक फीमेल को डिनोट करता है। इसमें प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे मेल मेंबर्स के लिए जो भी डिनोशन हो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो फीमेल्स के लिए हो वो नॉर्मल ऑर्डिनरी राइटिंग में भी हो सकता है। फिर जो डी वाई यूज़ किया जाता है वो डाइड यंग के लिए होता है, डी यू एन किया जाता है डाइड एंड मैरिड के लिए। तो ये प्रॉपर टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है जेनोलॉजी में। अब हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री एक पावरफुल टूल है डेटा कलेक्शन का, जो कि इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस। और यह मेथड ऑफन यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझने के लिए ही ऑफन यूज़ किया जाता है कि कैसे ये सेप होते हैं बाय द सोशल, कल्चरल एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जो लाइफ हिस्ट्री डेटा है वह यूजुअली कलेक्ट किया जाता है थ्रू द इन डेप्थ इंटरव्यूज़ विद द इंडिविजुअल और थ्रू द एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन विद द अदर्स। तो लाइफ हिस्ट्री डेटा यूजुअली कलेक्ट किया जाता है थ्रू द इन डेप्थ इंटरव्यूज़ विद द इंडिविजुअल्स और द थ्रू द एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन। तो ये इंडिविजुअल या उसके एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ और जो इंटरेक्शन होता है दूसरों के साथ उसके बेस पे किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है वो में भी बायोग्राफिकल डिटेल हो सकता है, जैसे कि बर्थ प्लेस, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, करियर। इसके साथ साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कि मैरिज, चाइल्ड, माइग्रेशन या बहुत सारे सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स होते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो लाइफ हिस्ट्री को यूज़ करता है, लाइफ हिस्ट्री डेटा को यूज़ करता है टू गेन द इंसाइट इनटू द सोशल एंड द कल्चरल फैक्टर्स। तो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को समझने के लिए जो कि शेप करता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और उसके आइडेंटिटीज़ को। एडवांटेज क्या होता है लाइफ हिस्ट्री का कि यह सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करता है एक्सपीरियंस ऑफ द सोशल चेंज को। लाइफ हिस्ट्री हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इंडिविजुअल लाइफ्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल देमसेल्व्स। तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए अबाउट इंडिविजुअल लाइफ्स, और वो किस पर्सपेक्टिव से,
वो उनके खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के पर्सपेक्टिव से। लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यूज़ का जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोग्राफिकल रिसोर्सेज, एस्पायरेशन, अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्स्टेंट्स एंड द टर्निंग पॉइंट। जो लाइफ हिस्ट्री है इनेबल करता है रिसर्चर को टू मेक अ थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, एक थिक डिस्क्रिप्शन जो है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाने के लिए। यह मेथड कैप्चर करता है डेटा को परटेनिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द एज डिफरेंट पीरियड्स। तो यह मेथड इन्वॉल्व करता है कि जो डेटा कैप्चर हो वो इन्वॉल्व करे इफेक्ट्स ऑफ एज एंड डिफरेंट पीरियड्स को भी। अ नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी यूज टू कलेक्ट द डेटा इन द रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइफ हिस्ट्रीज। बहुत सारे मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट करने में लाइफ हिस्ट्रीज को, जैसे कि इंडिविजुअल सर्वे होता है, कैलेंडर सर्वे होता है, लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यूज़ होते हैं, और दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ मेथड्स ऐड बेनिफिट टू द लाइफ हिस्ट्री। और ये जो कॉम्बिनेशंस होता है मेथड्स का, ये लाइफ हिस्ट्री में बेनिफिट को ऐड करते हैं, लाइक वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी, फैसिलिटिंग द सिस्टमेटिक कंपेरिजन एक्सेट्रा। जो लाइफ हिस्ट्री होता है वो एड्रेस करता है लाइफ को एज होल और लोकेट्स करता है लाइफ हिस्टोरिकल टाइम्स को। अब हम डिस्कस करेंगे ओरल हिस्ट्री या ओरल ट्रेडिशन के बारे में। तो ओरल हिस्ट्री एक अनदर इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ डेटा कलेक्शन होता है एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि इन्वॉल्व करता है गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स को, जो कि फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स को गैदर करता है, रिकॉर्ड करता है, कल्चरल प्रैक्टिस को और पर्सनल एक्सपीरियंस को फ्रॉम द इंडिविजुअल विद इन अ कम्युनिटी। दिस मेथड इज़ ऑफन यूज टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व द नॉलेज। यह अक्सर यूज़ होता है टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व, तो डॉक्यूमेंट करना या प्रिजर्व करना द नॉलेज, ट्रेडिशन एंड बिलीव्स ऑफ द कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़ जो कि डिसअपियरिंग के रिस्क पे है। जो ओरल हिस्ट्री ट्रेडिशन है यह एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे ही कल्चर का। इन स्मॉल एंड द आइसोलेटेड नॉन लिटरेट ग्रुप्स द फ्रेमवर्क ऑफ कल्चर्स रेस्ट ऑलमोस्ट होली ऑन द ओरल ट्रेडिशंस। तो इनके जो कल्चर्स हैं वो होली जो है वो ट्रेडिशनल ओरल ट्रेडिशंस पे रिलाई करते हैं, और इनकी जो नॉलेज है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय द वर्ड ऑफ माउथ। तो ओरली जो है उनकी नॉलेज जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। जो स्पोकन वर्ड या मेमोरी है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। तो जो स्पोकन वर्ड जो बोला गया शब्द या उनकी मेमोरी है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है कि जो कल्चरल हेरिटेज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रही है वो कैसी है। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो इसमें आता है फोक टेल्स, फोकलोर्स और माइथोलॉजी। तो ये होते हैं ओरल हिस्ट्री के एग्जांपल्स। इनके फीचर्स क्या हैं कि यह एम्फेसाइज करता है पर्सनल एक्सपीरियंस को, यह इंटरव्यूज़ पे रिलाय करता है, कॉन्टेक्स्ट का इम्पोर्टेंस होता है कि लोगों का एक्सपीरियंस है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो इस तरीके से उनके सोशल, कल्चर या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझा जाता है थ्रू द इंटरव्यू। जो रिकॉग्निशन का बायस होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है ये इफेक्टेड हो सकती है अगर इंटरव्यू जो बायसनेस है उसकी याद है कि नहीं है, या उसका पर्सपेक्टिव क्या है बताने का। तो ये होती हैं इनके फीचर्स। कोलैबोरेशन विद द कम्युनिटीज़ की जो जिस भी कम्युनिटीज़ में यह रिसर्च हो रहा है वहाँ पे उनके साथ एक कोलैबोरेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिफ़र करता है उन सोर्सेज को जो कि प्राइमरी सोर्स के बेस पे होते हैं, जैसे कि फील्ड वर्क, इंटरव्यूज़ या अदर फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट हैंड रिसर्च। तो इनके बेस पे जो सोर्सेज बनाए जाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि है कि स्कॉलरी आर्टिकल्स या बुक्स होती हैं, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या पर्सनल लेटर्स होते हैं, मीडिया सोर्सेज होते हैं, इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, म्यूजियम कलेक्शंस होते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं जिसमें कि डिजिटल आर्काइव्स, ब्लॉग्स एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं कि ये रेडीमेड होता है और रेडली अवेलेबल होता है। इनके लिए
कोई भी ट्रबल ऑफ कंस्ट्रक्शन टूल या इसको एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये रेडली अवेलेबल होते हैं। ये इनका इंटरप्रिटेशन होता है कि मीन्स कि ये जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये टिपिकली रिटन बाय द स्कॉलर्स होते हैं, जो कि इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा को, और इनका इंटरप्रिटेशन वेरी कर सकता है ऑथर्स के पर्सपेक्टिव बायसेस या उनके रिसर्च मेथड्स के बेस पे। यहाँ पे सिलेक्टिविटी होती है कि जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं ये हमेशा इन्वॉल्व करते हैं कि सेलेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग द डेटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर आर्गुमेंट और थेसिस। तो ये कि किस आर्गुमेंट के लिए कौन सा डेटा यूज़ किया जा रहा है। एक्सेसिबल होता है कि ये ज़्यादा प्राइमरी सोर्सेज के कंपेयर में ये मोर एक्सेसिबल होते हैं, और इनका कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन होता है कि सेकंड जो सोर्सेज होते हैं ये हमेशा एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देते हैं किसी भी प्राइमरी डेटा को समझने के लिए। डाइवर्सिटी होती है कि सेकेंडरी सोर्सेज जो है रिफ्लेक्ट करता है डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेटरी मेथड्स के बारे में। तो पार्टिसिपेटरी मेथड्स होते हैं कि जो इन्वॉल्व करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन और कोलेबोरेशन विद द पीपल बीइंग स्टडीज। तो यहाँ पे जो जिन लोगों का स्टडी हो रहा है उनके साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक कोलेबोरेशन को इंक्लूड करता है, या मेथड सीक करता है टू एम्पावर द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, इन्वॉल्व देम इनटू द रिसर्च प्रोसेस एंड प्रमोट देयर ओनरशिप इन द रिसर्च आउटकम्स। तो इस मेथड में जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है वो इनको एम्पावर करता है, वो उनके रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है और उनके रिसर्च आउटकम्स के ऑनरशिप में प्रमोट करता है। कुछ कॉमन पार्टिसिपेटरी मेथड्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, जिसको हम PAR बोलते हैं। तो यह एक कोलैबोरेटिव रिसर्च मेथड है जो कि इन्वॉल्व करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च होता है, ये भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है जो कि इन्वॉल्व करता है रिसर्चर्स और कम्युनिटी मेंबर्स को वर्किंग टुगेदर टू आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चंस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द रिसर्च एंड डिसमिनेट द फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे रिसर्चर और कम्युनिटी मेंबर्स एक साथ काम करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को, डिज़ाइन को और रिसर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड है इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग। ये इन्वॉल्व करता है एक वीडियो को एज ए रिसर्च टूल टू डॉक्यूमेंट एनालाइज द कल्चरल प्रैक्टिस एंड द सोशल फिनोमिना। पार्टिसिपेटरी मैपिंग की बात कर लें तो ये इन्वॉल्व करता है वर्किंग विद द रिसर्च पार्टिसिपेंट टू क्रिएट मैप्स दैट डॉक्यूमेंट देयर पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या पर्सपेक्टिव रहा, उनको एक मैप करता है। पार्टिसिपेटिव फोटोग्राफी की बात कर लें तो यहाँ फोटोग्राफी को बेस बनाया जाता है फॉर द रिसर्च डॉक्यूमेंट। और फोकस ग्रुप में कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को साथ में लाते हैं टू डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक या इशू को डिस्कस किया जाता है विद द ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, और यह पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करें, और ग्रुप डिस्कशन जो है वो फैसिलिटेट होता है बाय द रिसर्चर। इनके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें कि कोलैबोरेशन होता है रिसर्चर्स और नेटिव पीपल का। यह रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को एम्पावर करता है, यह लाइव एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी या डायलॉग्स होते हैं, और यहाँ पे सोशल जस्टिस और एक्टिविज़म की बात होती है। आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।